जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेक्चर नंबर 1। और मैं कहूँगा कि एक ऐसा चैप्टर जिसका इंतज़ार सब लोगों को रहता है और हिंदुस्तान ने भी इंतज़ार किया था इस चैप्टर के लिए 100 साल से भी ज़्यादा। 1909 में 1909 में अंग्रेज़ों ने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया था इंडिया के लिए पहली बार, और वो लॉ चला आ रहा था। 1920 में भी एक लॉ और बनाया था, अभी बताऊंगा, लेकिन वो लॉ चला आ रहा था ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से। तो फाइनली उन लॉज को, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी लॉज और प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी लॉज जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उनको खत्म करते हुए ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 बनाया। तो इंडिया ने इंतजार किया 100 साल। आप लोगों ने भी थोड़ा सा इंतजार किया इस चैप्टर के लिए। फाइनली गेटिंग स्टार्टेड विद दिस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। और सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि इन दो शब्दों का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकरप्सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। So while getting started with the chapter, this is the first thing that comes to the mind। और यही चीज शुरू में बताई भी जा रही है, बस बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा जो बताने जा रहा हूं। इंसॉल्वेंसी का मतलब एक सिचुएशन है। इंसॉल्वेंसी मीन्स अ सिचुएशन इन विच वी से an individual or a company or a partnership firm or LLP, anyone is unable to repay its debts. That situation is called as इंसॉल्वेंसी। कि एक पर्टिकुलर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है या एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज बैंकरप्सी। बैंकरप्सी क्या है? तो हम कहते हैं बैंकरप्सी मींस अ डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी मेड बाय सम अथॉरिटी। और इंडिया में अथॉरिटी कौन है? इंडिया में दो अथॉरिटीज हैं, एनसीएलटी और डीआरटी। तो आई रिपीट दैट, बैंकरप्सी का मतलब क्या है? बैंकरप्सी मींस अ डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी मेड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। और एक बार यहां रिपीट कर दूं, एनसीएलटी और डीआरटी, लेकिन किसके लिए? एनसीएलटी डिक्लेयर्स insolvency of whom? NCLT declares insolvency of either a company or LLP or any other incorporated entity. दूसरी तरफ DRT, that is Debt Recovery Tribunal, declares the insolvency of a natural person, individual or partnership firm in the Partnership Act 1932. तो ये अभी और डिटेल में जाऊंगा अभी इसके साथ साथ। सो ये इन दो शब्दों के ऊपर जोर देते हुए एक बार फिर से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस insolvency and what is the meaning of bankruptcy? So we say insolvency क्या है? एक situation है, a situation in which we say a particular person is unable to repay its debts। और दूसरी तरफ bankruptcy क्या है? Bankruptcy is the declaration of that situation by the authorities। और आगे बढ़ते हुए एक चीज यहाँ पर और एड ऑन कर लें तो नंबर 1 ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी। The inability, insolvency is the inability of the person to repay the debts, and that person may be, I repeat that, may be a natural person, may be a company, may be limited liability partnership, may be a partnership firm in the Partnership Act 1932, any other incorporated entity. Bankruptcy is that declaration that the person is unable to repay the debts, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्सी। एंड लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप किस चीज को बोलते हैं? लिक्विडेशन हम बोलते हैं जब कोई कंपनी फाइनली वाइंडिंग अप की तरफ चली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन। अब यहाँ आपको एक चीज बता दूं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में पहली कोशिश होती है कि इंसॉल्वेंट कंपनी का रिवाइवल हो, रिहैबिलिटेशन हो, उसके लिए एक रेजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश होती है। उसके लिए 180 डेज का एक प्रोसीजर है, उसमें एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है।
तो इट बिकम्स 180 डेज प्लस 90 डेज। उसमें एक 60 डेज का एड ऑन लॉ मेकर ने भी किया है। करते करते द होल प्रोसीजर इज 330 डेज, जिसको हम बोलते हैं CIRP प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनीज, फॉर LLPs, फॉर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज। अगर कंपनी का रिवाइवल हो जाता है, वेरी गुड, दैट इज फर्स्ट प्रेफरेंस इन द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 कि इंसॉल्वेंट कंपनी का या LLP का रिवाइवल हो जाए। और अगर वो रिवाइवल नहीं हो पाता 330 दिन में, जो प्रोसीजर दिया गया मैक्सिमम 330 डेज में, तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली वी गो टू स्टेज 2, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। ये अब कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा और उसमें लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और वो लिक्विडेटर एक के बाद एक सारी एसेट्स को या तो पब्लिक ऑक्शन में सेल ऑफ करेगा या फिर प्राइवेट अरेंजमेंट से भी सेल ऑफ कर सकता है। और सेल ऑफ करने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे वो क्रेडिटर्स को रीपे करेगा इन द लाइन, उसको बोलते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म इन सेक्शन 52, 53 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो ये शुरू में कुछ एक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक्रप्सी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। बाकी हम डिटेल में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और व्हाई द कोड इज कॉल्ड एज कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट क्यों नहीं कहते, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस लॉ के आने से पहले, ये लॉ आया 2016 में, द डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2016, वी से दैट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। इससे पहले हिंदुस्तान में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी लॉज थे, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी लॉ, प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी लॉ, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, उन सबको एबॉलिश किया गया, उन सबके प्रोविजंस यहाँ एक जगह क्लब किए गए, सबको एक जगह कंसोलिडेट किया गया, एक प्रोसीजर बनाने की कोशिश की गई। तो इसलिए इसको कहते हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट कोड है, कॉम्प्रीहेंसिव कोड है, इसलिए इसका नाम एक्ट नहीं रखा, कोड रखा गया था। तो दैट इज वन स्मॉल थिंग वन शुड बी अवेयर ऑफ। एंड बिफोर आई रियली मूव ऑन फर्दर, ये बोलना चाहूंगा आज इस लेक्चर नंबर 1 में हम 4-5 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखने वाले हैं, तो दैट clarity should be there. Number 1, we are going to talk about the historical background of this insolvency bankruptcy code के historical, और वो बहुत important है जानना इस chapter के basics को strong बनाने के लिए। Number 2, governmental authorities who are agencies who are managing this insolvency bankruptcy code, वो agencies कौन सी हैं, governmental authorities कौन सी हैं, उनके बारे में जानेंगे। Number 3, we'll be talking about some basic fundamentals, जिसमें कुछ procedural part भी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। Number 4, I'll be talking about amendments जो recently हुई 2019 में, 2020 में,